वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम आपके सामने कुछ हकायक में रखने की कोशिश कर रही थी। मैं शहरियत की तरफ आज ज़रा ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी। असासे तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये सारे असासे सुन के ऐसा लगता है कि जैसे हम ही गरीब हैं और जितने भी हुक्मरान हैं, SAPMs हों या जो मर्जी हो, वो सारे के सारे अमीर हैं। यानी दो नहीं, एक पाकिस्तान वाला ख्वाब अभी बहुत दूर है, लेकिन इनके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। अभी हमने बात करनी है शहरियत के हवाले से, और शहरियत आईन पाकिस्तान आर्टिकल नंबर 5 के तहत क्या ये लोग जो कि बाहर की किसी दूसरे मुल्क की शहरियत रखते हैं और किसी दूसरे मुल्क के ग्रीन कार्ड या इकामे रखते हैं, वो पाकिस्तान को सही सर्व कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? इफ्तिखार साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। इफ्तिखार साहब, ये शहजाद अकबर साहब की डिक्लेरेशन है, इसके अंदर इनकी अहलिया का एक अपार्टमेंट है जो कि स्पेन के अंदर है, टेनरीफ स्पेन के अंदर मौजूद है। और ये वैसे उन्होंने ट्वीट के अंदर एक बात वाजे कर दी कि जी देखें, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर अपने स्पाउस का या अपने डिपेंडेंट्स का भी असासे डिक्लेयर करने थे, तो इसलिए मैंने डिक्लेयर किया। लेकिन ये वाइफ जो है मेरी, वो इंडिपेंडेंट हैं और ख़ुद भी टैक्स फाइलर हैं। अच्छा, ये बात जो है ये काजी फायज ईसा साहब ने भी कही थी, लेकिन शहजाद अकबर साहब और ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट साहब की तरफ से वो सारा का सारा गया था रेफरेंस, और उसके अंदर यही था कि वाइफ के एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए गए। अच्छा, मंतक वही लग रही है इफ्तिखार साहब, क्या इन दोनों में कोई आपको डिफरेंस फील हो रहा है, कोई फ़र्क है, या आपको लगता है कि उसूल जो है वो डिफरेंट लागू होते हैं दोनों के ऊपर? देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क में एक चीज़ जो पिछले दिनों में काफ़ी वजाहत सामने आ रही है, हमारे पास दो कवानीन हैं, हमारे पास दो असूल हैं। हमारे लिए अपना एक असूल अपनी ज़ात के लिए, एक हमारा असूल अपने मुखालफिन के लिए है। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। या तो हम सब एक असूल पे चलें और जो भी अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो वो फिर सबके लिए वायलेशन समझी जाए। अगर काजी ईसा ने वायलेशन की है तो ये जो शहजाद अकबर साहब है ये भी वायलेशन कर रहे हैं, और अगर काजी ईसा ने वायलेशन नहीं की है तो शहजाद अकबर साहब की वायलेशन नहीं है। और शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने वायलेशन नहीं की है क्योंकि वो उनकी जो मोहतरमा बेगम साहब हैं वो ये उनकी ओनरशिप है। तो यहाँ पे और कानून है, जब काजी ईसा ये बात कहते हैं तो वहां पे और कानून है। इस तरह ये मुल्क चल नहीं सकता। रियासत इतनी मजाक नहीं हो सकती कि आपके तराजू कुछ और हो। और ये कानून अजीब किस्म का है कि इसकी आंखों पे पट्टी तो हमने बंदी देखी है, लगता है बात का ये पट्टी नीचे करके देखता है ये मेरे सामने है कौन, फिर वो पट्टी अपनी आंखों में चढ़ा लेता है। ये तरीका बहुत डेंजरस है। राइट। अच्छा, लेकिन इफ्तिखार साहब, आप कह रहे हैं कि वो जो कानून का जो स्टैच्यू होता है उसकी पट्टी नीचे करके देखें। कानून तो असल में अंधा ही होता है, स्टैच्यू से तो यही लगता है। वो देखें, नैब के चेयरमैन भी कहते हैं कि हम केसेस देखते हैं, हम फेसेस नहीं देखते। तो कानून सबके लिए बराबर हुआ ना, अंधा हुआ कानून तो नहीं। देखें, अगर वो वकील यकीन करें अगर फेसेस नहीं देखते और केसेस देखते हैं तो फिर मालूम जबा का केस तो एक ऐसा केस है जो कि एक आम आदमी को भी आप दे दे, उसी इलाके में चल के हम लगा लेते हैं, परे लगा लेते हैं, चलते हैं वहीं पे मालूम जबा के गांव में, और उसके देहातों को बुला के पूछते रहते हैं कि लोगों ये जो मालूम जब्बा है इसकी जो सूरत है वो क्या है, किसके पास था, ये कैसे अपना पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से सूबे को लिया गया, फिर सूबे ने इसको आगे कैसे किया। ये तो ओपन नोन चीजें हैं। क्या वो नजर नहीं आ रही? या जो पेशावर शहर का हशर हुआ है वो उसके लिए चल के वहीं पे अदालत लगा लेते हैं, वहां पे एक रेफरेंडम करवा लेते हैं लोगों से, तो वो जो लोग कहें फिर मान लें। आपको एक तरफ आप कुछ कहते हैं, एक तरफ आप देखिए, मैं फिर अर्ज करूंगा, ये जो कानून है इसके आंखों पे एक पट्टी के साथ, इसके साथ एक तलवार भी मैंने देखी है, जो ये बना होता है ना, एक औरत खड़ी होती है, तराजू होता है, एक तलवार भी है। सिर्फ ये नहीं है, हमें अफसोस है कि हम आंखों की पट्टी मैं महसूस करता हूँ नीचे होती है। मैंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में देखा, ये आंखों की पट्टी पहले नीचे पड़ गई और इब्तदाई स्टेज पे कह दिया गया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उस रौनक का सबूत दिया गया जो नॉर्मली नहीं दिया जाता, और उस शख्स ने दिया जिसको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो ओहदा नहीं दिया था जिसका वो तकाजा कर रहा था। और वहीं पे समझ आएगी कि जनाब यहाँ पे कानून कुछ और है और कुछ किया और जा रहा है। मेरे अपने एक प्रोग्राम में जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमें नहीं इस हद तक जाना चाहिए था। वजह पूछी क्या हुई
यानी कि उनके जो रवैया था उसके वकील का, भुट्टो के वकील का, वो मुनासिब नहीं था। यानी भुट्टो के वकील के रवैये की बिना पे आप जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने का जवाब पैदा कर लेते हैं। तो ऐसा कानून तब भी नहीं चला, ऐसा कानून आज भी नहीं चलेगा। अगर शहजाद अकबर की बीवी पर कानून का इतलाक नहीं होता तो काजी फायद ईसा की बीवी पर भी इतलाक नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर किया जाएगा तो लोग वैसे ही नहीं मानेंगे जैसे लोग आज तक जुल्फकार अली भुट्टो के फांसी के फैसले को नहीं मानते। राइट। तो क्या फायदा फिर इस किस्म के फैसले देने का? अच्छा मीर साहब, अभी मैं नैब की बात कर रही थी इफ्तिखार साहब से, तो एक फैसला आया साद रफीक साहब के मैटर के अंदर, और वहाँ नैब के किरदार को सवालिया निशान उसके ऊपर लगाया गया कि देखें जी नैब डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। एक तरफ तो बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे मामलात पे पकड़ रहा है, हालांकि 30 दिन के अंदर मामलात एक्सपेडिशसली सॉल्व होने की बात की जाती है। दूसरी तरफ ऐसे बड़े स्कैम्स जो बहुत बड़े मालियत के स्कैम्स हैं उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो नैब के किरदार पे ये सवाल अदलिया की तरफ से, मीर साहब, आप हाउ डू यू टेक दिस? नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार कोर्ट्स ने अपने रिमार्क्स में इस तरह की बातें की हैं जिसमें नैब के इम्तियाजी सलूक के साथ जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान वो करते हैं, बहुत सख्त कमेंट्स दिए गए हैं। बल्कि कई मामलों में तो बहुत इंतहाई तौर पर कहा गया है कि क्यों ना नैब को बंद कर दें। आज जजमेंट के अंदर इस बात का लिखा जाना इस बात की निशानी है कि हमारी अदलिया भी इस बारे में परेशान है कि नैब ने जो रवैया अख्तियार किया हुआ है उसके नतीजे के तौर पर मुल्क में इंसाफ की धज्जियां उड़ रही हैं, या कम अज कम लोगों का जो एतकाद है हमारे अदालती निज़ाम पर, इंसाफ पर, वो बिखरता जा रहा है। तो इस बात का जजमेंट में आ जाना और खुल के आ जाना और इस तरह क्लियर आ जाना और ऐसे अहम केस में आना, इस बात की अलामत है कि अब अदलिया कुछ करना पड़ेगा, या बाकी अदारों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर मुल्क को बचाना है तो उन्हें क्या करना चाहिए। बाकी अदारों से मुराद मेरी सिर्फ फौज नहीं है बल्कि पार्लियामेंट भी है, लोग भी हैं, अपोजिशन भी है, मीडिया भी है। वो सब लोग हैं जो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। हम नैब को दान तान तो बहुत करते हैं, लेकिन यही आखिर में कहते हैं कि नैब जो इख्तियारात उसे हासिल हैं उसके लिए वो रगड़ा तो लगा देती है, लेकिन उसका कोई नतीजा जो इंसाफ के हक में, अवाम के हक में, लोगों के हक में हो, वो निकलता नहीं है। आज इस जजमेंट के बाद ये बिल्कुल क्लियर नजर आता है कि अदालतें भी ये समझने लगी हैं कि नैब का किरदार जो है उसको या तो ठीक किया जाए या फिर इस बात पे गौर किया जाए इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। रिमार्क्स तो कई बार आए हैं, लेकिन अब जजमेंट में इसका आ जाना ज्यादा अहमियत रखता है। राइट, सही सजाद मीर साहब। ये तो नैब की जरा बात हो गई, अब जरा वापस SAPMs की नेशनैलिटी की तरफ आते हैं। फारूक साहब, नदीम बाबर साहब की तरफ भी आते हैं। बड़ा एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स रहे, पेट्रोलियम के SAPM है, एक ऐसी चीज़ जो कि पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल के अंदर सबसे बड़ा पोर्शन उसका है। फिर पिछले दिनों जो कीमतें बढ़ाई गई थी पेट्रोलियम मसनूआत की, उसका मलबा भी नदीम बाबर साहब के कंधों पे डाला जाता रहा। ये भी अमेरिका के सिटीजन हैं 1999 पे, और अपने US पासपोर्ट के ऊपर उनके पास एक इन्वेस्टर वीज़ा भी है दुबई का। तो ये सूरत हाल है फारूक साहब एट दिस पॉइंट इन टाइम। एक ऐसे शख्स जो कि पेट्रोलियम, जिसके अंदर बहुत सारा पैसा है, उनके अपने असासों के अंदर अगर जाएं तो उनके बहुत सारे OGDCL हो गया और बहुत सारी एनर्जी कंपनीज और पेट्रोलियम की मसनूआत की कंपनीज के अंदर शेयर भी हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है फारूक साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? नदीम बाबर साहब का ये तो कोई भी मसला आया तो बाहर जा सकते हैं, इनके लिए तो एक ऑप्शन है। अनिका, ये वही चीज़ है जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब किसी शख्स का हो और वो बाहर से आप उसको ला रहे हो तो फिर ये चीज़ मुनासिब नहीं है हमारे लिए। उनके मैंने देखे कितनी कंपनीज के साथ उनके अपने स्टेक्स हैं, मामलात हैं, एसेट्स हैं पाकिस्तान से बाहर। और पेट्रोलियम, आपको पता है पेट्रोलियम एक स्ट्रेटेजिक मामला है पाकिस्तान के दिफा में। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, हमने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखने होते हैं, तो पेट्रोलियम का एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के ओवरऑल सिक्योरिटी के मामलात में।
तो देखे ना, फिर यहाँ पे एक उनका मुझे इनसाइड इंफॉर्मेशन तो नहीं पता कि मैं हम किसी की इंटेग्रिटी और उसको डाउट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये स्ट्रेटेजिक मामला भी आ जाते हैं, तो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दैट। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, मैं फिर आ रहा हूँ अपना मोहित यूसुफ साहब की तरफ। आप पता नहीं उनकी बात क्यों नहीं करना चाहते। नहीं, मैं बिल्कुल सिर्फ करना ये कह चाहते रहा हैं, हूँ, आप खुल के करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, वो वाकई बड़े काबिल आदमी है। थिंक टैंक वहां पे में रहे अमेरिका में, जो कहते हैं कि फंडेड बाय द यूएस कांग्रेस, चलो वो भी हम इग्नोर कर देते हैं। बट मुझे आप ये बताएं कि क्या वो अमेरिका से आके हमें बताएंगे कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होती हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। कुलभूषण के हवाले से, आफ्टर ऑल he is the head of your national, he is your national security अच्छा, थोड़ी देर पहले इफ्तिखार साहब एक और सवाल भी उठा रहे थे कि क्या इन SAPMs को जो अंडर ओथ नहीं है, इनको आप नेशनल सिक्योरिटी के कागजात पढ़ाते हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखिए अनिका, मैं आपसे एक चीज शेयर कर लूं, आपने भी नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की हुई है, मैंने भी NSW12 किया हुआ है। अभी भी हर 2-3 साल के बाद मेरे घर लोग आते हैं, ना मेरे पे कोई जॉब रही है जो रिटायरमेंट के बाद, ना कभी मेरा पब्लिक ऑफिस रहा है, लेकिन मेरी अभी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है कि जी आपने NSW किया हुआ है और आप मीडिया में हैं, तो लिहाजा आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस मेरे भी करने आते हैं। माई पॉइंट इज दिस, मेरे जैसा शख्स अगर मेरे साथ सिक्योरिटी के मामलात में इतनी अपना असूल और प्रिंसिपल है, अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन यहाँ पे कौमी सलामती के मामलात जो आपकी कैबिनेट डिवीजन कैबिनेट मीटिंग में होते हैं या नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में होते हैं, जहां पे ये तो आप नहीं कह सकते ना कि भाई मोहित यूसुफ साहब ये डॉक्यूमेंट आप नहीं देख सकते, जनाब ये आप आधे घंटे के लिए सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग रूम से चले जाएं, क्योंकि हमने सर्विस चीफ के साथ कुछ जरा अलग बात करनी है, 1-to-1 प्राइम मिनिस्टर के, भाई ही हैज टू बी देयर, ही इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सो माय पॉइंट इज दिस कि उनको तो बड़ा एडवांटेज है कि मोहित यूसुफ साहब वो कुछ नहीं, उनको वो कुछ देखने को और सुनने को मिल रहा है जो कि वो या बाकी भी और जो स्पेशल असिस्टेंट हैं पेट्रोलियम के हो गए और बाकी ये लोग जो हर मीटिंग में बैठते हैं और स्पेशल मीटिंग में भी बैठते हैं, मिनिस्ट्री की मीटिंग में बैठते हैं, दे हैव एक्सेस टू ऑल दैट इंफॉर्मेशन ऑफ रियासत पाकिस्तान। ये मेरा पॉइंट है आपको, और इन्होंने ओथ नहीं लिया हुआ। राइट फारूक साहब, ठीक, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीका निसार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। नाजरीन, 18 जून यानी परसों रात को 9:30 बजे के करीब शिबली फराज साहब एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि तमाम के तमाम SAPMs यानी मुआविन खुसूसी जो प्राइम मिनिस्टर के हैं और एडवाइजर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको एक डिक्लेरेशन दी गई थी कि उन्होंने डिक्लेयर करना है अपना तमाम के तमाम असासे, वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं और वो हम लोगों ने वेबसाइट पर डाल दिए हैं। वो वेबसाइट पर डालने के बाद मैंने पूरा एक दिन लगाकर इनको स्टडी किया है, ये पूरा पलंदा जो मेरे सामने पड़ा है इसकी एक एक चीज़ को छाना है और बहुत सारी अनोमलीज मेरे सामने आई हैं। इससे पहले जुल्फी बुखारी साहब के साथ हमने एक प्रोग्राम किया था और उसके अंदर उन्होंने बाकायदा डिक्लेरेशन देने के बाद वाला दिन था, जिस दिन उनको डिक्लेरेशन देनी थी, 17 जून गालिबन दिन था। उसके बाद हम लोगों ने जो उनके साथ इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि मैंने सब कुछ डिक्लेयर कर भी दिया और इससे पहले भी मैं बताता रहा हूँ। यानी जुल्फी बुखारी साहब के बारे में तो हमें पहले से मालूम था और वो बवांगे दोहल बोलते भी थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे यहाँ SAPMs हैं जिनके बारे में नई से नई चीज़ें निकली हैं जो कि शायद वो जिस तरह से लोगों को ट्रीट करते थे उस तरह से ट्रीट नहीं करते रहे अपने मामलात को। इमरान खान साहब ने हमेशा से 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा लगाया, तो 2 नहीं 1 ही उसूल तमाम लोगों के लिए होने चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हो या नॉन पार्लियामेंटेरियंस हो। ये यहाँ याद रखिए
कि पार्लियामेंट में जाने के लिए आपको अपनी दोहरी शहरियत फोरगो करनी पड़ती है, लेकिन एसएपीएम्स ऐसे हैं कि जिनकी दोहरी शहरियत मौजूद है। अब इस पे इख्तलाफ ज़रूर किया जा सकता है कि देखिए जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी तो हक बनता है कि पाकिस्तान के हवाले से वो उसी तरह से खिदमात दें जो पाकिस्तान में रहने वाले देते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि यही तमाम एसएपीएम्स क्या काबीना की मीटिंग्स में नहीं बैठते? क्या काबीना के अंदर जो काबीना की जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर बहुत सारे मुल्की मफाद के मामलात जो कि टॉप सीक्रेट हैं वो डिस्कस नहीं होते? क्या ये लोग उस टाइम पर वहाँ बैठे होते हैं या नहीं बैठे होते? मेरे सामने हफीज़ शेख साहब की जो उनकी सिटीज़नशिप के बारे में उनकी डिक्लेरेशन है, उनकी पाकिस्तान के अलावा कोई सिटीज़नशिप नहीं है। इसके अलावा नदीम अफजल चंद साहब की कनाडा की सिटीज़नशिप है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे सामने आई है। परमानेंट रेजिडेंसी है उनकी, सिटीज़नशिप नहीं, पीआर है उनकी। अच्छा, फिर हमारे पास आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, उनकी सिर्फ पाकिस्तान की सिटीज़नशिप है। फिर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की पाकिस्तान की सिटीज़नशिप है, कोई इकामा कोई वर्क परमिट नहीं है। शहबाज गिल साहब की, और शहबाज गिल साहब यूजुअली दूसरों को जज करने में बहुत आगे आगे होते हैं। किसी सहाफ़ी ने ये भी ट्वीट किया कि उन्होंने उस सहाफ़ी को बोला था उसकी अंगूठी, शादी की अंगूठी देख के, कि वो लोग जो कि महंगी अंगूठियाँ पहनते हैं उनके भी जो है वो अकाउंटेबिलिटी एहतसाब होना चाहिए। तो वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं यूएसए के। इसके अलावा इशरत हुसैन साहब हैं, उनकी कोई और नेशनैलिटी नहीं है। शहजाद अरबाब साहब हैं, मोहम्मद शहजाद अरबाब साहब जो कि तमाम मामला देखते थे सिविल सर्वेंट्स वगैरह के, एसएपीएम एस्टैब्लिशमेंट के हैं, उनकी भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत है। नदीम बाबर साहब जो कि बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा शख्सियत बन चुके हैं, पेट्रोलियम के मामला जो कि सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होती है, उसका इंपोर्ट बिल का एक बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा चंक पेट्रोलियम मसनूआत का है, उसके एसएपीएम हैं। उनके यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीज़नशिप है, 1999 से है, सबको मालूम है, और इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगते रहे माजी के अंदर। मोईद यूसुफ साहब जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनके पास भी ग्रीन कार्ड है। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैंने पिछले 1 साल में ग्रीन कार्ड अवेल नहीं किया, लेकिन ग्रीन कार्ड तो ग्रीन कार्ड है, उनके पास मौजूद है। इसके अलावा ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, बाबर अमान साहब इन अदर वर्ड्स, उनके पास भी सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत है। असासों की तरफ आ जाएं तो ये सारे असासे जो इस पलंदे में है ये एट कॉस्ट हैं, यानी उस टाइम पर जितनी कीमत में लिए गए वो असासे लिखे हुए हैं, लेकिन अगर इनकी असल कीमत लगाई जाए तो तकरीबन हमारे तमाम एसएपीएम्स ही अरबों खरबों पति होंगे। यहाँ शहबाज गिल साहब की यकीनन मैं ज़रा दिखाना चाहूँगी कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। उनके पास 130 तोला है जो कि उन्होंने सिर्फ 25 लाख रुपए का लिखा हुआ है, जो कि अब तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख से तो ऊपर होगा। फिर एक और 30 लाख का लिखा हुआ है, अगर इसको भी इसी तरीके से लगा लें तो ये भी तकरीबन 1.5 करोड़ का तो ये भी हो गया। उनके पास BMW कार है जी, और उनके पास कुछ और जायदादें हैं। JP मॉर्गन चेज के अंदर उनका अकाउंट है। ये तमाम के तमाम असासे उनके सामने आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है शहजाद अकबर साहब का, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, जो कि बेसिकली अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एसएपीएम है, जो कि बहुत सारे नैब के केसेस तैयार करने में मदद कर रहे होते हैं। नैब के हवाले से जो केसेस वहाँ भेजने होते हैं, उनकी अहलिया के पास स्पेन के अंदर एक फ्लैट है जो कि उन्होंने यहाँ डिक्लेयर किया है, और उन्होंने ट्वीट में कहा है कि मेरी अहलिया जो है वो इन हरसेल्फ एक इंडिपेंडेंट खातून है और टैक्स फाइलर हैं, लेकिन यही बात काजी फायजीसा साहब ने भी कही थी अपनी अहलिया के बारे में। फिर जी हमारे पास मौजूद है अली अवान साहब, ये भी कोई करोड़पति तो हैं ही हैं। इनके पास भी 75 तोला सोना है जो कि इनकी अहलिया का है। फिर कुछ अकाउंट्स जिसके अंदर रकूम है, अच्छी खासी रकूम है। इनके पास गाड़ी है, सिविक है, मेहरान है 2, उसके बाद एक विट्स है। बहुत सारे इसी तरह सानिया निश्तर साहिबा की असासे हैं। फिर बहुत सारे असासों के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। अब ये असासे हैं, ये सिटीज़नशिप हैं। मेरा सवाल जो है वो असासों से ज़्यादा आज सिटीज़नशिप के ऊपर होगा। सिटीज़नशिप के ऊपर इसलिए क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उन पार्लियामेंटेरियंस को ये इजाज़त नहीं होती कि वो दोहरी शहरियत रखें, लेकिन यहाँ जो एसएपीएम्स हैं वो दोहरी शहरियत वाले भी हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी हैं। तो क्या ये लोग पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका के हवाले से उतने ही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, या ये वही वाला काम होगा कि
पाकिस्तान में आए, काम किया, जो ही खतरा हुआ बोरिया बिस्तरा गोल किया, चले गए। इमरान खान साहब खुद इकामा वालों को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते रहे। वो क्या कहते रहे, जरा वो भी मुलाहिजा करिएगा। ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर क्लियर है, ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के आप पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। पीटीए का स्टैंड बड़ा क्लियर है, अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए। तो आपने इमरान खान साहब की बात मुलाहिजा की। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे मेहमानान जो है मैं उनका तारुफ करवा दूं। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानी मानी शख्सियत हैं, वेरी सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब भी एक जानी मानी टीवी पे आते जाते रहते हैं, आपको नजर आते रहते होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सजाद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले इफ्तिखार साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन मैं उससे पहले भी ब्रेक की तरफ जाऊंगी और ब्रेक के बाद फिर बाकायदा डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ये जो इतना सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही पब्लिक की, उसके लिए उनको यकीनन सराहना पड़ेगा इमरान खान साहब को। ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए कि उनके काबीना के अंदर कौन है, उनके SAPMs कौन है, कौन सी शहरियत रखते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी लेकर आने के लिए खान साहब को सराहने की ज़रूरत है। लेकिन आगे फिर वो जो दो पॉलिसीज़ हो जाती हैं वो एक सवालिया निशान खड़ा करती हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो खार साहब अब ज़रा मैं शहबाज गिल साहब की तरफ आना चाह रही हूँ। शहबाज गिल साहब बड़े एक्टिव हैं, कुछ सहाफ़ियों से बदतमीज़ी भी कर चुके हैं, गाहे बगाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे लोगों को इनसे शिकायत रहती है, इनकी कुछ ज़बान दराजी से या फिर इनके रवैये से, जो भी कह लीजिए। इन्होंने अपनी ज्वेलरी के अंदर डिक्लेयर किया 130 तोला जो कि फैमिली का है इनकी, और अपना जो तोले हैं वो गोल्ड के वो डिक्लेयर नहीं किए। 25 लाख रुपए 130 तोले की कीमत बताइए एट कॉस्ट जो उस टाइम पर हुआ होगा, और 30 लाख रुपए का सोना इनके पास मौजूद है। अब ज़रा इफ्तिखार साहब इसको आज के हिसाब से 130 तोले को लगाएं तो कम से कम 1 करोड़ 30 लाख तो बनते ही बनते हैं ये, और फिर उसी हिसाब से वो 30 लाख वाले को लगा ले तो वो भी तकरीबन इतने ही बन जाएंगे, 2 करोड़ 60 लाख तो ये ही हो गए। फिर इसके साथ साथ इनके पास एक ग्रीन कार्ड है, US ग्रीन कार्ड है, वो भी इनके पास मौजूद है। ऐसे में इमरान खान साहब को ये डिफेंड करते हैं। इमरान खान साहब कभी इकामा को या कभी बाहर रहने वाले शख्स को पाकिस्तान के लिए डिफेंड नहीं करते रहे, यह उनका उसूली मौक़िफ़ रहा है। उन्होंने हमेशा कहा कि जो शख्स जिसके स्टेक्स पाकिस्तान में नहीं है वो कैसे पाकिस्तान के लिए बड़ा दिलो जान से सोच सकता है, और कैसे वो तमाम चीज़ों को, अपने स्टेक्स को पीछे छोड़ के पाकिस्तान के स्टेक्स के बारे में सोच सकता है। अब ये जो शहबाज गिल साहब का इकामा या जो बाकी 7 SAPMs की बात आती है, कुछ के बारे में तो हमें पता था, मालूम था, और वो तो बड़ा खुल के भी कहते थे कि हम लोगों के पास दूसरी शहरियत है, लेकिन कुछ जो है वो छुपाते रहे या बताते नहीं रहे। अब ऐसे में ये ग्रीन कार्ड इकामा नहीं हुआ, इकामा के बराबर नहीं हुआ। देखिए, आपने उनका मेरे लिए आज बड़ा अच्छा मौका पैदा कर दिया गालियां खाने का। आज जब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो शहबाज गिल साहब पहले तो मेरे बारे में ये ट्वीट करेंगे कि इफ्तिखार साहब आप तो फितना हैं। बिल्कुल, मैं था अपने मुखालफिन के लिए 70s के अंदर और आज भी अपने मुखालफिन के लिए हूँ। दूसरी बार वो लिखेंगे कि इफ्तिखार साहब आप तो रहे वाइस चेयरमैन PHA के। मैंने कहा भाई मैं था, हूँ, मैंने तो चैलेंज किया हुआ है एजाज चौधरी साहब को, 5 करोड़ रुपए के हर्जाने का दावा किया हुआ कि भाई मैंने ना गाड़ी ली, ना पेट्रोल लिया, ना दफ्तर लिया, न चपरासी लिया, न कुछ लिया, मैं अपनी मर्जी से ऑनरी तौर पे काम का। ये 2 इल्जाम तो आज वो लगाएंगे और फिर गालियों के लिए कोई मुझे गाली पड़ेगी। शहबाज गिल साहब, अगर अकामा गलत है तो आपका ग्रीन कार्ड भी उसी कैटेगरी में आता है। अगर अकामा की वजह से आप 3 वक्त के वजीर आजम को सजा दे सकते हैं तो आप अपना फैसला फिर खुद करें। और मैं ये सवाल करता हूं पाकिस्तान के तमाम वकला से, क्या जो शख्स अंडर ओथ नहीं है क्या वो सीक्रेट फाइल पढ़ सकता है? क्या वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पढ़ सकता है? क्या उसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर की जानी चाहिए? हाँ, वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। जो
आदमी भी उससे ये कॉन्फिडेंशियल चीजें शेयर कर रहा है, वो खुद अगर अंडर ओथ है तो अपने ओथ की वायलेशन कर रहा है, हाँ वो कोई भी है। ओथ में ये लिखा हुआ है कि मैं जो ये हल्फ ले रहा हूं, इस हल्फ के ताबे जो चीज मेरे इल्म में आएगी मैं वो किसी से शेयर नहीं करूंगा। और अगर कोई ऐसा शख्स कर रहा है तो वो अपने हल्फ की वायलेशन कर रहा है, वो भी कर रहा है। ये तो साहब के पास तो हल्फ है ही नहीं ना, ये तो ऐसी चीजें देख ही नहीं सकते, ऐसी चीजें पढ़ ही नहीं सकते। और अगर इनको पढ़ाई जा रही हैं और इनको फाइलें दी जा रही हैं, अगर वो इनसे फाइलें शेयर की जा रही हैं और जो लोग कर रहे हैं अगर वो अंडर ओथ हैं, तो फिर उन पर भी सवाल उठेगा कि क्या वो अपने ओथ की वायलेशन नहीं कर रहे। तो बेहतर यही है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी को डैमेज न करें। जो लोग इस काबिल नहीं है कि इस मामलात पे ममलकत में आए, उनको चाहिए कि विड्रॉ कर जाएं, जमहूरियत की खातर, एक पार्लियामानी सिस्टम की खातर। इमरान खान ने जो कुछ आज तक कहा माजी में, मैं इमरान खान की हर बात को तस्लीम करता हूं। मैं इमरान खान के करप्शन के खिलाफ जो नारा था उसको भी सपोर्ट करता हूं, लेकिन उसका इतलाक इमरान खान साहब फिर आपके दोस्तों पर भी होगा, आपके साथियों पर भी होगा, आपके पार्टी के अरकान पर भी होगा। कि महज दो खानदानों की के पर नहीं होगा कि वो करप्ट थे, वो लूट के खा गए। आपकी तमाम आपकी अपनी तकारीर जो है इस अपना शहरियत के बारे में वो बड़ी वाज़ेह हैं। राइट। तो आप खुदा के वास्ते आपने जो माजी में कहा उसका एहतराम करें। मैं वाज़ेह तौर पे आज आपके इस प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए कहना चाह रहा हूं, आई रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ पीटीआई, I have to respect it. It is the requirement of the democracy. Right. I will go for this. Yes, they have a right to rule this country 2023 तक, 2023 तक उनका हक है। रूल करें कंट्री को, डिलीवर करें, गाली न दें, Right. गाली पे मत उकसाएं, इस समाज के अंदर टकराव की सूरत पैदा न करें। ये उनके लिए भी अच्छी नहीं होगी, ठीक। ये समाज के लिए भी अच्छी नहीं होगी, जमहूरियत के लिए भी अच्छी नहीं होगी, पार्लियामेंट के लिए भी अच्छी नहीं होगी। सब कुछ लपेट दिया जाएगा। राइट। जब लपेटने वाले आएंगे वो किसी का लिहाज नहीं फिर करेंगे। राइट। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये सारे के सारा जो पलंदा मेरे पास पड़ा है, इसके अंदर नेशनैलिटीज़ में तकरीबन 7 ऐसे पीएम्स के पास या तो ग्रीन कार्ड्स हैं या फिर उनकी नेशनैलिटीज़ मुख्तलिफ हैं। अब ये जब नेशनैलिटीज़ की बात आती है और इकामों की बात आती है और आईने पाकिस्तान की बात आती है, कानून की बालादस्ती की बात आती है, तो इमरान खान साहब जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है वो तो इधर रह जाएंगे, लेकिन असल बात जो लीडर जो करता है वो तो टीम के ज़रिए से करता है। ये टीम भाग गई तो इसका मलबा भी सारा इमरान खान साहब के सर पे आ जाएगा अगर कोई मामला खुदा न खास्ता ख़राब होता है। आपकी नज़र में इमरान खान साहब ने एक काम तो बड़ा अच्छा किया कि सारे के सारे एसेट्स डिक्लेयर करा दिए अपने ऐसे पीएम्स के, लेकिन आपकी नज़र में क्या उनको अगला कदम ये नहीं करना चाहिए कि मेड इन पाकिस्तान लोगों को आगे लेकर आए? देखिए बात यह कि मैं तो मेड इन पाकिस्तान का हामी हूँ, उसकी वजह ये पार्लियामेंट है, उसकी वजह से इंतखाबी अमल है। इस इंतखाबी अमल में पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ जो है उसने भरपूर हिस्सा लिया है, उसके लोग मुंतखब होकर आए हैं, उसमें बहुत ज़हीन लोग हैं, बहुत ऐसे अच्छे लोग हैं जो सारे के सारे निज़ाम को बहुत बेहतर तरीके से चलाने की सलाहियत रखते हैं, उनको आगे लाना चाहिए। ये जो लोग हैं जो बैरून मुल्क से आए हैं और फिर किसी भी ऐसे ओथ के ताबे नहीं हैं, तो फिर इनका जो रोल होगा वो वही होगा कि इनको आप रोक तो नहीं सकेंगे, ये चले जाएंगे। लेकिन फिर से इससे अहम सवाल जो मैंने उठा दिया, मुझे अब उसका जवाब चाहिए। क्या इन लोगों को जो अंडर ओथ नहीं हैं, राइट, सीक्रेट फाइल्स, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, टॉप सीक्रेट फाइल्स की पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन इनके साथ शेयर करनी चाहिए? क्या वो की जा सकती है? इसके लिए कानूनी माहिर क्या कहते हैं, इस पर भी कभी गौर कीजिएगा। मैं एक ऐसा आदमी हूं जो आया बरतानिया से हूं, आपका दोस्त हूं, इत्तलाह में आ गया, आपने मुझसे चीजें शेयर की, मैं चला गया, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई और है, पता नहीं मैं किस मकसद के लिए इस मुल्क में आया था। राइट इफ्तिखार अहमद साहब। अच्छा इफ्तिखार अहमद साहब, मैं ज़रा फारूक साहब की तरफ जाऊंगी। फारूक साहब, ये इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेमोक्रेसी को डैमेज कर रही है। आपकी नज़र में क्या इस तरह की तमाम चीज़ें करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेमोक्रेसी को डैमेज कर रही है? सेकेंडली,
क्या ये तमाम डिक्लेरेशन आने के बाद बिलखुसूस 7 ऐसे पीएम्स के बाहर की शहरियत या फिर किसी किस्म के कोई ग्रीन कार्ड या इकामा टाइप चीज होने के बाद आपकी नजर में वो 2 नहीं 1 पाकिस्तान वाला ख्वाब इमरान खान साहब का पूरा हो पा रहा है? कुछ के बारे में तो हमें पता था, लेकिन कुछ का तो आइडिया भी नहीं था। जैसे जुल्फी बुखारी साहब खुल के बोलते थे कि मैं बाहर की शहरियत रखता हूं और मुझे बुलाया गया ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बारे में हमें ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि इनकी भी दोहरी शहरियत होगी या फिर इनके भी इकामे होंगे, ग्रीन कार्ड होंगे। इन अदर वर्ड्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया अनीका। देखें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करूँगा अपने मोहतरम इफ्तिखार साहब से। वो इस तरह के, देखें, ये तो बहुत अच्छी बात है जो हुई है, और जमहूरियत का हुस्न ये है कि गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, और गवर्नेंस आपको पता है कि उसमें जब तक एहतसाब का एलिमेंट ना हो, शफाफियत ना हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो, तो फिर वो देखें ना, जमहूरियत में फिर ये तो चीज़ें होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान की तारीख में, देखिए, वी हैव टू गिव क्रेडिट टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वेयर द क्रेडिट इज ड्यू, और वो ये है कि शुगर कमीशन रिपोर्ट, आटा कमीशन रिपोर्ट, फ्लावर रिपोर्ट, दे आर ऑल बीइंग मेड पब्लिक। एंड माजी में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई हैं जो कि इलेक्शन के थ्रू आई हैं पिछले 10-12 साल, तो उनके दौर में तो कभी ऐसी चीज़ें कोई पब्लिक नहीं हुई। और अब आप ये देखें कि मीडिया का भी प्रेशर था, और विद इन फ्यू वीक्स ये स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो कि अनइलेक्टेड हैं, इनके अपना एसेट्स और इनके जो शरीयत के मामला जो हैं, सिटीजनशिप, वो चीज़ें सामने आ गई हैं। तो वाई मैं समझता हूँ दिस इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। और पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल है कि मैं ब्रॉडली आपको बात कर दूं, पाकिस्तान में मुझे जमहूरी प्रोसेस अच्छा चलता नजर आ रहा है। जब पॉलिटिशियन पार्लियामेंट के अंदर बैठ में आपस में एक दूसरे पे झगड़े भी उधर होते हैं, तो मैं खुश होता हूँ कि भाई ये पार्लियामेंट में झगड़े होना ये जमहूरियत का हिस्सा है, हर मुल्क में होते हैं। फारूक साहब, झगड़े जातियात पे तो नहीं होने चाहिए ना कि तुमने ये कहा था, तुमने वो किया। झगड़े तो इस बात पे होने चाहिए कि आप अवाम के लिए ये वाला काम नहीं कर रहे, इससे होना चाहिए, पॉलिसी मैटर्स पे होने चाहिए। आप झगड़ों पे खुश हो रहे। मैं उधर ही आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर पॉलिसी मैटर्स पे, लॉ मेकिंग पे ज्यादा जोर हो तो वो तो जारी बात अफजल है, वो उनका मेन रोल है। लेकिन पार्लियामेंट में खड़े होके जब वो एक दूसरे के करप्शन के मामला और ये चीजें करते हैं, तो मैं तो फ्रैंकली, और आई एम श्योर पाकिस्तान के अवाम भी कहते हैं कि भाई ठीक है, ये चीज भी होनी चाहिए। बिल्कुल ही रबर स्टैंप किस्म की पार्लियामेंट और वो रोबोटिक पार्लियामेंट वो तो नहीं है ना। यहाँ खुल की बहस होती है, अपना इल्जामात होते हैं, इल्जामात के जवाब होते हैं वगैरह। बट नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये जो एसेट्स की डिक्लेरेशन और ये शरीयत का मामला हुआ है, ये एक चीज याद रखें, पाकिस्तान के अवाम को अब इतना उनका शऊर पैदा हो गया है, उनमें आ गया है कि एक वो दौर था कि जबकि यहाँ पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मोइन कुरैशी साहब मरहूम, वो आए थे अमेरिका से 3 महीने के लिए इलेक्शन कराने और आपकी इकोनॉमी की टर्न अराउंड करने, क्योंकि उनका वो कि गालिबन वर्ल्ड बैंक या किसी इदारे में वाइस प्रेसिडेंट ओहदे पे भी रहे थे। एक वो दौर भी हमने देखा है कि बाहर से आ रहे इलेक्शन कराने के लिए। तो उसके बाद भी हमने देखा शौकत अजीज साहब भी आए, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, सिटी बैंक आया पाकिस्तान में भरपूर तरीके से। शौकत अजीज साहब चले गए ब्रीफ केस लेके, तो सिटी बैंक भी यहाँ से चला गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो अपना स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, देखें, मुझे बस एक बात बता दे फारूक साहब, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बता दे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत सारी चीज़ें इधर आई हैं ऐसे पीएम्स जिनके पास ग्रीन कार्ड वगैरह हैं, उनके तवस्सुत से, और जो ही वो बोरिया बिस्तरा बंद करके वापस जाएंगे तो ये सारी चीज़ें भी वापस चली जाएंगी? जी बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि जब कभी व्हेनेवर दिस गवर्नमेंट को जो भी तरीका होता है अपना, जब भी ये इनका टाइम पूरा होता है जो भी, तो उस वक्त आप देखेंगे कि शायद उससे चंद दिन पहले ही मोस्ट ऑफ दी पीपल विल जस्ट लीव द कंट्री। एक तो ये बात। दूसरा देखें, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारी ये सेंसिटिविटी के अब खिलाफ हो गया है। हम अब नहीं इस चीज़ को पसंद करते हैं कि बाहर से लोग आए और वो हमारे कौमी मामलात में वो इन्वॉल्व हों, और वो राइट फारूक साहब। अच्छा फारूक साहब, मैं अभी ज़रा सज्जाद मीर साहब की तरफ भी जानना चाह रही हूँ। सज्जाद मीर साहब, अगला सवाल जो आता है वो ये आता है कि आपने पार्लियामेंट का मेंबर बनना है, मैंने MPA बनना है, तो आपको अपनी दोहरी शहरियत छोड़नी पड़ेगी, सिर्फ पाकिस्तानी होंगे आप। फिर
आपको काबीना का मेंबर बनना है तब भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप दोहरी शहरियत ना रखें, क्योंकि आपने पार्लियामेंट के जरिए आना है। आप एडवाइज़र होंगे तब भी आप नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप मुआविन खुसूसी हों और आप दोहरी शहरियत रखते हों? ये कोई तजाद नहीं है, ये कोई इनकन्सिस्टेंसी ऑफ रूल्स नहीं है। ये तो फिर उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो जाती जो पार्लियामेंट में आते हैं और उसके बाद काबीना में आते हैं? जिस तरह चौधरी सरवर साहब ने गवर्नर बनने के लिए अपनी जो है वो इंग्लिस्तान की शहरियत छोड़ी, फैसल वाउडा जो हैं उन्होंने अपनी अमेरिका की शहरियत छोड़ी, तो उनके साथ अनफेयर नहीं हो जाता कि SAPM बन के आप उन्हीं मीटिंग्स के अंदर बैठे हुए हैं और उसी तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है आपके सामने, लेकिन आप दोहरी शहरियत रख सकते हैं और पार्लियामेंट वाला नहीं रख सकता? ये दोहरा मेयार नहीं है सजाद मीर साहब? देखें, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है कि हमारे, हालांकि ये जब फैसले आए तो कहा गया कि मुशीर के लिए ज़रूरी है या वजीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये किसी मुआवने खसूसी के लिए ज़रूरी नहीं है। ये कहना आसान है, लेकिन अगर कोई शख्स काबीना की मीटिंग में बैठता है तो बाकी काबीना के लोग जो दोहरी शरीयत जिन पर रखने पर पाबंदी है वो तो हल्फ उठाते हैं पाकिस्तान से वफादारी का, मसले को सीक्रेट रखने का। मुझे नहीं पता ये मुआवने उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, लेकिन अगर ये उस मीटिंग में बैठते हैं जिसे काबीना की मीटिंग कहते हैं तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। इसका मतलब है कि उन्होंने अगर हल्फ नहीं उठाया हुआ, जहाँ अगर वो यानी कि दोहरी शरीयत रखते हैं तो उनकी लॉयल्टी इस मुल्क के साथ, इस आइन के साथ और हमारे कवानीन के साथ लाजमी नहीं हो जाती। अगर उनकी शरीयत दोहरिया है तो उनको हक नहीं पहुंचता कि किसी ऐसे इजलास में बैठे जिसमें कौमी सलामती के मसलों पर गौर हो रहा हो, जिसमें मुल्क की बेहतरी के मसलों पर गौर हो रहा है और जिसके बारे में यह भी कहा जाता हो कि काबीना उसको सीक्रेट और खुफिया रखने पर एक तरह पाबंद है। अगर उन पर यह पाबंदी नहीं आती तो मेरे ख्याल में इस सारे सिस्टम को तबाह कर देने के मुतरादिफ है। दुनिया भर में जिसे काबीना कहते हैं वो बहुत महदूद होती है और उसके इजलास में बैठने वाले ये हल्फ उठाते हैं कि वो इसकी राज की बातें जो हैं वो बाहर नहीं बताया करेंगे। अगर हम ये करते हैं कि कुछ लोगों को इजाजत देते हैं कि वो दोहरी शरीयत रखें और कुछ लोगों को इजाजत देते हैं कि उनकी सिर्फ लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ होगी, तो ये दूरी जो है ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकती है, पाकिस्तान की सलामती को भी, पाकिस्तान की बेहतरी और खुशहाली को। राइट, ठीक हो गया। चलिए, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, ये डिस्कशन तो खत्म नहीं होगी, लेकिन फॉर अनदर टाइम में भी। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फारूक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।